कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया के सियोल शहर से, जहां एक अमेरिकी मिलिट्री बेस के अंदर एक डॉक्टर अपने असिस्टेंट को आदेश देता है कि लैब में रखी हुई सैकड़ों बोतलों का जहरीला केमिकल सीधे नाली में बहा दिया जाए। असिस्टेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि सर, ये केमिकल बहुत खतरनाक है और ये नाली सीधे हान नदी में जाकर मिलती है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और फिर बिना किसी जिम्मेदारी के वो सारा जहरीला केमिकल हान नदी में बहा दिया जाता है। कुछ समय बाद हान नदी के किनारे लोगों को पानी के अंदर एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है। पहले तो सब लोग उसे मजाक समझते हैं, कोई पत्थर फेंकता है, कोई दूर से उसे देखने लगता है। लेकिन देखते ही देखते पानी के अंदर छिपी वो चीज अचानक बाहर आती है और लोगों के सामने एक विशाल, बदसूरत और डरावना जीव खड़ा होता है। कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद लोग समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है, लेकिन अगले ही पल वो जीव पागलों की तरह भीड़ पर हमला करना शुरू कर देता है। पूरा नदी किनारा चीखों से गूंज उठता है और वो राक्षस बिना रुके लोगों को पकड़ पकड़ कर मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इसी अफरा तफरी के बीच कुछ लोग भागकर एक कंटेनर जैसे कमरे में छिप जाते हैं और डर के मारे अंदर से दरवाजा बंद कर लेते हैं। लेकिन एक औरत बाहर ही छूट जाती है। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। औरत डर के मारे पीछे हटती है, लेकिन उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आखिरी पल में वह सीढ़ियों से नीचे कूदकर अपनी जान बचा लेती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसका छोटा बेटा अभी भी उसी कंटेनर के अंदर फंसा हुआ है। अंदर मौजूद लोग मदद के लिए चीख रहे होते हैं क्योंकि कंटेनर का दूसरा दरवाजा जंजीरों से बंद होता है और बाहर वह औरत रोते हुए गैंगडू से मदद की भीख मांगती है। गैंगडू पहले से ही डरा हुआ होता है, लेकिन बच्चे की बात सुनकर वह हिम्मत जुटाता है। उसके साथ एक विदेशी आदमी भी मदद के लिए आगे आता है। दोनों पूरी ताकत से जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालते हैं। लेकिन राक्षस अभी भी वहीं मौजूद होता है। विदेशी आदमी गुस्से में जमीन से पत्थर उठाकर उस राक्षस पर फेंकता है, लेकिन उस दैत्य पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर गैंगडू और बाकी लोग मिलकर एक बड़ा सा लोहे का खंभा उठाते हैं और पूरी ताकत से उस पर हमला करते हैं। इस बार राक्षस बुरी तरह भड़क जाता है। वह सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। गैंगडू किसी तरह एक कार के नीचे घुसकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन विदेशी आदमी उसकी चपेट में आ जाता है। गैंगडू डर के बावजूद हार नहीं मानता। वह फिर से हिम्मत करके बाहर निकलता है और राक्षस की पूंछ पर जोरदार हमला कर देता है। दर्द से तड़पता हुआ राक्षस अब गैंगडू के पीछे पड़ जाता है। चारों तरफ भगदड़ मची होती है, लोग चीख रहे होते हैं और इसी बीच गैंगडू अपनी बेटी ह्यूनसो को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और जल्दबाजी के बीच दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। गैंगडू तुरंत उठता है और बिना पीछे देखे एक बच्ची का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाकर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस बच्ची का हाथ उसने पकड़ा होता है वह उसकी बेटी ह्यूनसो नहीं होती, उसकी असली बेटी पीछे छूट चुकी होती है। गैंगडू वहीं रुक जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी अकेली खड़ी होती है, डर से कांपती हुई। वह अपने पिता को देखती है जैसे मदद के लिए पुकार रही हो। गैंगडू पूरी ताकत से उसकी तरफ भागना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस अचानक ह्यूनसो को पकड़ लेता है और उसे लेकर नदी में छलांग लगा देता है। गैंगडू बेबस होकर सिर्फ देखता रह जाता है। राक्षस तेजी से तैरते हुए नदी के दूसरी तरफ जाता है और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर गायब हो जाता है। यह गैंगडू की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। गैंगडू का पिता यह सब अपनी आंखों से देखता है। वह अंदर से टूट जाता है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद सरकार और सेना पूरे इलाके को घेर लेती है। हान नदी के आसपास का इलाका प्रतिबंधित घोषित कर दिया जाता है। रात होते ही मृतकों के परिवार एक जगह इकट्ठा होते हैं। हर तरफ रोने की आवाजें होती हैं। गैंगडू खुद को माफ नहीं कर पा रहा होता। उसे बार बार वही पल याद आता है जब उसने गलत बच्ची का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन मामला यही खत्म नहीं होता। सरकार घोषणा करती है कि उस राक्षस के शरीर में कोई खतरनाक वायरस मौजूद हो सकता है, इसलिए जो भी लोग उस हमले के दौरान वहां मौजूद थे उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जाएगा। गैंगडू और उसका पूरा परिवार भी जबरदस्ती अस्पताल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन रात में अचानक गैंगडू के फोन पर एक कॉल आता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से ह्यूनसो की टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। वह रोते हुए बताती है कि वह अभी जिंदा है और किसी अंधेरी गंदी सुरंग जैसी जगह पर फंसी हुई है।
ये सुनते ही गैंगडू की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। वह तुरंत पुलिस और डॉक्टरों को बताता है कि उसकी बेटी मरी नहीं है, वह अभी भी जिंदा है। लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। पुलिस उसे पागल समझती है। डॉक्टर सोचते हैं कि वायरस के डर और सदमे की वजह से गैंगडू भ्रम में है। यहाँ गैंगडू को समझ आ जाता है कि अगर वह सिस्टम के भरोसे बैठा रहा तो उसकी बेटी सच में मर जाएगी। जब कोई उसकी मदद नहीं करता तब गैंगडू और उसका परिवार फैसला करते हैं कि अब ह्यूनसो को वे खुद बचाएंगे। वे अस्पताल से भाग निकलते हैं। गैंगडू के पिता अपनी पूरी जमा पूंजी निकालते हैं और ब्लैक मार्केट से हथियार, गाड़ी, प्रोटेक्टिव सूट्स और सर्च का सामान खरीदते हैं। अब यह परिवार गवर्नमेंट की नजर में मरीज नहीं बल्कि फरार अपराधी बन चुका होता है। इसके बाद वे खुद को सैनिटेशन वर्कर्स की तरह डिस्गाइज करते हैं। चेहरे पर मास्क, शरीर पर प्रोटेक्टिव सूट और हाथों में इक्विपमेंट लेकर वे कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पार करते हैं। अब उनकी सर्च शुरू होती है हान रिवर के आसपास मौजूद हर सीवर, हर टनल और हर अंधेरी जगह में, क्योंकि ह्यूनसो ने फोन पर बस इतना बताया था कि वह किसी गहरी, गंदी और अंधेरी सुरंग जैसी जगह में फंसी है। पर दिक्कत ये थी कि शहर के नीचे ऐसे सैकड़ों रास्ते थे। हर सीवर एक जैसा दिखता था, हर टनल अंधेरे में जाकर गायब हो जाती थी। दिन गुजरते जाते हैं। गैंगडू और उसका परिवार बिना रुके ह्यूनसो को ढूंढता रहता है, लेकिन उन्हें कोई पक्का सुराग नहीं मिलता। भूख, ठंड और थकान से सभी की हालत खराब हो चुकी होती है। आखिरकार वे लोग अपने छोटे से स्नैक शॉप पर लौटते हैं ताकि कुछ खाकर फिर से सर्च शुरू कर सके। लेकिन वहां बैठते ही सबको ह्यूनसो की याद आने लगती है। उनके सामने खाना रखा होता है लेकिन कोई ठीक से खा नहीं पाता। हर किसी के दिमाग में बस ह्यूनसो का चेहरा घूम रहा होता है। और तभी मूवी एक बहुत इमोशनल सीन दिखाती है। गैंगडू और उसका परिवार इमेजिन करता है कि ह्यूनसो भी उनके साथ बैठी है। पूरा परिवार उसे प्यार से खाना खिला रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वह अभी भी उनके बीच मौजूद हो। लेकिन असलियत बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि उसी समय असली ह्यूनसो अंधेरे सीवर में अकेली, डरी हुई, उसके आसपास लाशें पड़ी होती हैं। तभी अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के हिलने की आवाज आती है। वह बिना एक सेकंड गवाए जमीन पर लेट जाती है और खुद को मरा हुआ दिखाने लगती है। डर से उसकी सांसें तक थम जाती हैं। राक्षस धीरे धीरे अंदर आता है। उसके मुंह से गंदा पानी टपक रहा होता है और वह अपने साथ एक नया शिकार भी लेकर आता है। लेकिन इस बार किस्मत से वह शिकार पूरी तरह मरा नहीं होता। एक छोटा लड़का अभी भी जिंदा बचा होता है। जैसे ही मॉन्स्टर वहां से जाता है, ह्यूनसो तुरंत उस लड़के के पास जाती है और उसकी हालत देखने लगती है। लड़का बहुत डरा हुआ और कमजोर होता है, मगर तभी फिर से आवाज आने लगती है। मॉन्स्टर शायद कुछ भूलकर वापस लौट रहा होता है। ह्यूनसो घबराकर तुरंत उस बच्चे को अपनी बाहों में लेती है और उसके साथ जमीन पर लेट जाती है। दोनों बिल्कुल बिना हिले डुले पड़े रहते हैं। राक्षस उनके बेहद करीब आकर उन्हें सूंघता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी पल उन्हें पकड़ लेगा। ह्यूनसो अपनी सांस तक रोक लेती है। राक्षस उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गैंगडू का परिवार अभी भी उसी मॉन्स्टर की तलाश में लगा होता है। इसी दौरान गैंगडू के पिता अपने छोटे से स्टोर के अंदर बैठे होते हैं। तभी उन्हें दरवाजे की दरार से बाहर कुछ अजीब दिखाई देता है। बाहर वही मॉन्स्टर खड़ा होता है। बूढ़े पार्क धीरे धीरे अपनी बंदूक उठाते हैं। वे दरवाजे की दरार से निशाना साधते हैं। अगले ही पल गोली चलती है। गोली लगते ही राक्षस दर्द से तिलमिला उठता है। गुस्से में पागल होकर वह पूरी ताकत से स्टोर पर हमला करता है और देखते ही देखते पूरा स्टोर तहस नहस हो जाता है। अराजकता के बीच बूढ़े पार्क फिर से मौका देखकर गोली चलाते हैं। इस बार मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। जब पूरा परिवार बाहर निकलता है तो वे देखते हैं कि मॉन्स्टर जमीन पर पड़ा हुआ है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि शायद वह मर चुका है, लेकिन गैंगडू का भाई नामिल गुस्से में आकर उस पर एक और गोली चला देता है और अगले ही पल सबके होश उड़ जाते हैं। राक्षस अचानक उठता है और वहां से भागने लगता है। अब पूरा परिवार उस भागते हुए मॉन्स्टर के पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर पुलिस और सैनिक भी वहां पहुंचने लगते हैं। परिवार के पास समय बहुत कम होता है। इधर पुलिस उन्हें पकड़ने आ रही होती है और उधर मॉन्स्टर दोबारा नदी की तरफ भाग जाता है। राक्षस इसी मौके का फायदा उठाता है और वापस हान रिवर में छलांग लगा देता है। तभी बूढ़े पार्क अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग भाग जाओ। वह जानते हैं कि पुलिस भी आ रही है, इसलिए वह खुद पीछे रुककर मॉन्स्टर का सामना करने का फैसला करते हैं। वह गैंगडू की बंदूक अपने हाथ में लेते हैं। बूढ़े पार्क नदी किनारे खड़े होकर मॉन्स्टर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही पल बाद मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि बंदूक खाली है और यही छोटी सी गलती बूढ़े पार्क की जिंदगी ले लेती है। अपने पिता को इस हालत में देखकर गैंगडू पूरी तरह टूट जाता है। उसके अंदर गिल्ट, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ फट पड़ते हैं।
लेकिन पुलिस तेजी से पास आ रही होती है। इसलिए गैंग डू अपने भाई नाम इल और बहन नामजू से कहता है कि वे लोग ह्यूनसो की तलाश जारी रखें। वह खुद अपने पिता के पास रुक जाता है। गैंग डू अपने पिता के चेहरे पर अखबार डालता है। वह वहां से जाना चाहता है, लेकिन अपने पिता को ऐसे छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार पुलिस वहां पहुंच जाती है और गैंग डू को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ नामिल और नामजू अब अकेले ह्यूनसो को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी नामिल को अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त की याद आती है जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता है। नामिल को उम्मीद होती है कि अगर ह्यूनसो के फोन की लोकेशन ट्रेस हो जाए तो वे उसकी एग्जैक्ट जगह तक पहुंच सकते हैं। वह अपने दोस्त से मदद मांगता है। दोस्त पहले उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों रात के अंधेरे में टेलीकॉम कंपनी के अंदर घुसते हैं, लेकिन सिस्टम खोलने के लिए मैनेजर का पासवर्ड चाहिए होता है। नाम इल का दोस्त पासवर्ड लेने ऑफिस के अंदर जाता है, लेकिन वहां पहले से पुलिस छिपी बैठी होती है। असल में उसके दोस्त ने रिवॉर्ड मनी के लालच में उसे धोखा दे दिया होता है। नाम इल बाहर इंतजार करता रहता है, लेकिन उसे धीरे धीरे शक होने लगता है। तभी उसकी नजर पास रखे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर जाती है। वह बिना समय गंवाए अंदाजे से पासवर्ड डालने की कोशिश करता है और हैरानी की बात यह होती है कि सिस्टम खुल जाता है। आखिरकार नामिल ह्यूनसो के फोन की लोकेशन निकाल लेता है। अब उसे पता चल जाता है कि ह्यूनसो किस तरफ फंसी हुई है, लेकिन तभी पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। नामिल घबराता नहीं, वह तुरंत दिमाग लगाता है और बिजली का शॉर्ट सर्किट कर देता है। पूरे कमरे की लाइट्स बंद हो जाती है और अंधेरा फैल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नामिल वहां से भाग निकलता है। जाते जाते वह अपने दोस्त को देखता है, वही दोस्त जिसने पहले उसे धोखा दिया था, लेकिन अब चुपचाप उसे भागने का इशारा करता है। नामिल किसी तरह पुलिस से बचकर बाहर निकलता है और पुल से नीचे कूद जाता है। वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले ह्यूनसो की लोकेशन अपने भाई और बहन को भेज देता है। उधर नामजू पूरी रात पुल के नीचे छिपकर बिताती है। वह खुद भी पुलिस से बच रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक ही मकसद होता है, किसी तरह ह्यूनसो तक पहुंचना। अगले दिन वह छिपते छिपाते एक छोटी दुकान में जाती है। वहां कुछ खाती है, थोड़ा खुद को संभालती है और अपना बंद पड़ा फोन चार्ज करती है। जैसे ही फोन चालू होता है, उसे नामिल का भेजा हुआ मैसेज मिल जाता है। उस मैसेज में ह्यूनसो की लोकेशन होती है। अब नामजू को पता चल जाता है कि उसे कहाँ जाना है। वह बिना देर किए तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद नामजू पुराने ब्रिज के पास पहुंचती है। चारों तरफ सुनसान माहौल होता है। नीचे गंदा पानी बह रहा होता है और आसपास वही अंधेरी सीवर टनल्स फैली होती है। नामजू धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके हाथ में उसका बो होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है। नामजू तुरंत अपना बाव निकालकर निशाना साधने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह एरो चला पाती, मॉन्स्टर बिजली जैसी रफ्तार से उस पर हमला कर देता है। टक्कर इतनी तेज होती है कि नामजू पास के एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन किस्मत से वह गड्ढा इतना संकरा होता है कि मॉन्स्टर उसके अंदर नहीं पहुंच पाता। नामजू बेहोश हो जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ गैंग डू को भी आखिरकार ह्यूनसो की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि गैंग डू पर वायरस का असर उसके दिमाग तक पहुंच चुका है। उन्हें लगता है कि वह हेलुसिनेशन में अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा समझ रहा है। डॉक्टर्स गैंग डू का जबरदस्ती ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगते हैं। वे उसके दिमाग से सैंपल निकालना चाहते हैं ताकि वायरस की जांच कर सके। वह किसी तरह हॉस्पिटल स्टाफ को काबू में करता है, वहां से निकलता है और सीधे ह्यूनसो की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर नामिल को एक बेघर आदमी बचाता है। पहले तो नामिल बहुत कमजोर और घायल होता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वह उस आदमी को सब कुछ बताता है। वह बेघर आदमी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर पेट्रोल बॉम्ब्स बनाते हैं ताकि मॉन्स्टर से लड़ने का कोई तरीका उनके पास हो। फिर वे भी तुरंत ब्रिज की तरफ निकल पड़ते हैं। अब कैमरा फिर से ह्यूनसो की तरफ जाता है। ह्यूनसो और वह छोटा लड़का दोनों बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके होते हैं। ह्यूनसो समझ जाती है कि अब सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे बचना है तो उसे खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। वह आसपास पड़े कपड़ों को इकट्ठा करती है और उन्हें आपस में बांधकर एक लंबी रोप जैसी चीज बनाती है। फिर वह उसे ऊपर लगी लोहे की ग्रिल तक फेंकने की कोशिश करती है। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार कपड़े ग्रिल में फंस जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि कपड़े अभी भी बहुत ऊपर होते हैं। ह्यूनसो कई बार कूदकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम रहती है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर पेट भरकर अपनी मांद में वापस आता है और नीचे आराम करने लगता है। ह्यूनसो पहले ये कंफर्म करने के लिए एक खाली कैन उसकी तरफ फेंकती है
कि वह सच में सो रहा है या नहीं। मॉन्स्टर कोई रिएक्शन नहीं देता। अब ह्यूनसो उस छोटे लड़के से कहती है कि वह यही छिपा रहे, वह बाहर जाकर मदद लेकर जरूर वापस आएगी। लड़का डर जाता है, लेकिन ह्यूनसो उसे भरोसा दिलाती है। इसके बाद ह्यूनसो पूरी हिम्मत जुटाती है, दौड़ लगाती है और सीधे मॉन्स्टर की पीठ पर पैर रखकर ऊपर लटक रहे कपड़ों को पकड़ लेती है। कुछ पल के लिए लगता है कि वह सच में बच जाएगी, लेकिन तभी मॉन्स्टर की लंबी पूंछ अचानक उसे जकड़ लेती है। धीरे धीरे वह उसे वापस नीचे खींचने लगता है। ये सीन बहुत डरावना होता है। ये सब देखकर छोटा लड़का डर से कांपने लगता है। ह्यूनसो खुद खतरे में होती है, लेकिन फिर भी वह उस बच्चे को बचाने के लिए वापस उसकी तरफ भागती है। वह उसे छिपाने और बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उसे दोबारा पकड़ लेता है। अब ह्यूनसो की हालत बहुत कमजोर हो चुकी होती है। इसी बीच बाहर सरकार फैसला करती है कि अब इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन सरकार का तरीका फिर से खतरनाक होता है। वे हान रिवर के पास एक डेंजरस बायोकेमिकल वेपन छोड़ने की तैयारी करते हैं, जिसे वे वायरस और मॉन्स्टर को रोकने का आखिरी सॉल्यूशन बताते हैं। लेकिन अब लोगों को गवर्नमेंट की बातों पर भरोसा नहीं होता। इसी वजह से हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। हान रिवर के किनारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लोग सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। इसी बीच नदी के अंदर छिपा बैठा मॉन्स्टर अगले ही पल वह तेज रफ्तार से भीड़ की तरफ बढ़ने लगता है। भीड़ में भगदड़ मच जाती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर अचानक तड़पने लगता है। सरकार द्वारा छोड़ा गया केमिकल उसके शरीर को जलाने लगता है। वह दर्द से पागलों की तरह छटपटाने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गैंग डू पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। गैंग डू सीधे मॉन्स्टर के पेट और मुंह के पास पहुंचता है और कांपते हाथों से उसके अंदर फंसे लोगों को खींचने लगता है। कुछ पल बाद वह एक लड़की को बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेता है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। वह ह्यूनसो होती है। ह्यूनसो अपनी बाहों में उस छोटे लड़के को पकड़े होती है, जिसे बचाने के लिए उसने आखिरी सांस तक संघर्ष किया था। लेकिन अब ह्यूनसो की सांसें बंद हो चुकी होती हैं, वह मर चुकी होती है। गैंग डू कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे उसका दिमाग ये सच मानने को तैयार ही नहीं होता। तभी उसका भाई नामिल पेट्रोल बॉम्ब उठाकर मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी बहुत तेज होता है। वह लगातार इधर उधर भागता रहता है और हर बार हमले से बच निकलता है। हालात बिगड़ते देख वही होमलेस आदमी आगे आता है, जिसने पहले नामिल की मदद की थी। वह चुपके से ऊपर चढ़ता है और मौका देखकर पूरा पेट्रोल मॉन्स्टर के शरीर पर उड़ेल देता है। अब मॉन्स्टर पूरी तरह पेट्रोल में भीग चुका होता है। नामिल आखिरी पेट्रोल बॉम्ब उठाता है ताकि मॉन्स्टर को आग लगा सके, लेकिन टेंशन, थकान और घबराहट में उसके हाथ से बोतल फिसल जाती है और पीछे गिर पड़ती है। एक पल के लिए सबको लगता है कि अब सब खत्म हो गया। मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। गैंग डू की बहन नामजू, जो एक प्रोफेशनल आर्चर रह चुकी होती है, धीरे धीरे अपना बो उठाती है। वह एरो के सिरे पर आग लगाती है। नामजू अपनी पूरी फोकस के साथ निशाना साधती है। वह एरो छोड़ देती है। जलता हुआ एरो हवा को चीरता हुआ सीधे मॉन्स्टर की आंख में जाकर धंस जाता है। अगले ही पल मॉन्स्टर का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। मॉन्स्टर दर्द से भयानक चीखें मारता है। उसकी चीखों से पूरा इलाका कांप उठता है। वह इधर उधर भागने लगता है, लेकिन आग उसके पूरे शरीर को जला रही होती है। अब उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, हान रिवर का पानी। वह पूरी ताकत से नदी की तरफ भागता है ताकि पानी में कूदकर खुद को बचा सके। नदी बस कुछ ही कदम दूर होती है, लेकिन तभी गैंग डू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। गैंग डू के हाथ में एक लंबा लोहे का हथियार होता है। वह पूरी ताकत से वेपन उठाता है और मॉन्स्टर के शरीर में घोंप देता है। ये सिर्फ इंसान और मॉन्स्टर की लड़ाई नहीं रहती। मॉन्स्टर आग, दर्द और चोट से कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही पल में उसकी सांसें थम जाती हैं और इसी के साथ हान रिवर का वह डरावना मॉन्स्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद गैंग डू कांपते कदमों से उस छोटे लड़के के पास जाता है। कुछ पल बाद वह लड़का धीरे धीरे आंखें खोलता है। गैंग डू उसे जिंदा देखकर टूट भी जाता है। इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा होता। शायद किस्मत ने गैंग डू से उसकी बेटी छीन ली थी, लेकिन उसी बेटी की आखिरी कोशिश ने उसे जीने की एक वजह भी दे दी थी। और इसी इमोशनल नोट के साथ द होस्ट की कहानी खत्म हो जाती है।